नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों अहमदाबाद दौरे पर है। राज्य में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए जहां उन्होंने निवेशकों से बातचीत की, 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भ्रमण किया। सुनियोजित रूप से विकास किया गया ये रिवर फ्रंट गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश विदेश से इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक पुरस्कार मिले हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर उनके विचार एवं अनुभव को सुना और उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। खेल महाकुंभ 2023 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में रेखीय विभागों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल महाकुंभ को पूरी पारदर्शिता से सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। खेल महाकुंभ 2023 की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहे इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले पात्र और काबिल खिलाड़ियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव सामने आने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेलों को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाए। उन्होंने युवा कल्याण, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से टीम भावना से कार्य करते हुए खेलों को संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला युवा कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद क्षेत्र अंतर्गत दिव्यांग खिलाड़ियों की सूची उपलब्ध कराएं जो सीधे प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताओं में शामिल होने के इच्छुक हैं। शीघ्र ही जो खेल महाकुंभ होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी और इसमें उन्हें जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने थे वो दिए गए। इसमें सर्वप्रथम न्याय पंचायत स्तर पर 2 प्रतियोगिताएं, 2 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी। उसके लिए हमारी तरफ से जो नियमानुसार पैसा रिलीज होना है वो भी रिलीज किया गया 115 न्याय पंचायतों पे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने उनके खिलाफ हो रही सीबीआई की जांच पर बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने साफ कहा कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। उनके अनुसार जैनी प्रकरण हुआ तो सीबीआई जांच हुई, लेकिन उसमें खोदा पहाड़ और चूहिया भी नहीं निकली। उनके अनुसार पाखरो रेंज वाले मामले में ऐसा ही होगा। उनके अनुसार अगर इस मामले में हरक सिंह दोषी है तो फिर तत्कालीन सीएम भी दोषी हैं, तत्कालीन मुख्य सचिव और केंद्रीय वन मंत्री भी दोषी हैं। उनके अनुसार पाखरो में क्या निर्माण हुए क्या नहीं, इससे मंत्री का क्या लेना देना है। ये हरक सिंह को थोड़े पता चलेगा कि किस मामले में क्या टेंडर हुए क्या नहीं, किस मामले में अधिकारी ने बिना टेंडर काम करवा दिया। उनके अनुसार उस समय पीसीसीएफ भड़तरी मुझे बताते हुए, प्रमुख सचिव वन रहे आनंद वर्धन मुझे बताते हुए कि अधिकारियों ने बिना टेंडर काम करवा दिए। उनके अनुसार मुझे तो अधिकारी योजना को लेकर बोलते तो मैं सीएम से लेकर अधिकारियों तक उससे स्वीकृत करवाता। उन्होंने सीधे कहा कि इस मामले में इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जो इनकी नाक के नीचे उनका अधीनस्थ कर्मचारी गलत काम कर रहा है, तो इतनी मोटी तनख्वाह पाने वाले ये अधिकारी क्या कर रहे थे। इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है कि उनके अनुसार मंत्री रहते हुए मेरे पास कई विभाग थे जिन्हें मैंने देखना था, अपनी विधानसभा भी देखनी थी, इन अधिकारियों को क्या करना था। देखिए, जब आदमी जैसे जैनी प्रकरण हुआ, आपने देखा होगा कि मेरे अंदर डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब हमने कोई गलत किया ही नहीं है तो क्यों डरेंगे। पहले बताओ, सीबीआई जांच कर ले, क्या हुआ। जैनी प्रकरण में भी क्या हुआ, सीबीआई की जांच हुई, क्या निकला, खोदा पार चूहिया भी नहीं निकली। चूहिया तो तब कहे ना कि जरा कुछ भी होता। और मैंने कहा है, मैंने विजिलेंस वालों से मैंने कहा कि एक कहावत है कि खोदा पार निकले चूहिया, ये चूहिया भी नहीं निकलने वाली। उत्तराखंड में निकाय चुनाव होना है, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं हो पाई। निकाय चुनाव में हो रही देरी के लिए अब दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं।
निकाय चुनाव में हो रही देरी के लिए जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने निकाय चुनावों के समय पर न होने के सवाल पर उल्टा विपक्षी कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस पहले ये बताए कि प्रदेश में उनकी 2 बार सरकार रही है, उन्होंने कब निकाय चुनाव समय पर कराए। उनके अनुसार प्रदेश में कई नए निकाय बने हैं, ऐसे में सभी में आरक्षण सहित तमाम प्रक्रिया जारी है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, चुनाव करा दिए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस को निकाय चुनाव समय पर न होने पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद समय पर चुनाव नहीं कराए हैं। वहीं सदन में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष का ये बात नहीं कहनी चाहिए। उनके अनुसार कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं, इसे कहने की जगह वो ये बताए कि आपने क्या किया, क्यों आप चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, और निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, न कि विपक्ष की। कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि जब भी उनकी सरकारें रही हैं तो ऐसा एक समय बता दीजिए जिसमें उन्होंने समय पर चुनाव कराया। क्योंकि जब पहले 60-63 नगर पालिका नगर निगम हुआ करते थे, आज वो संख्या 103 हो चुकी है। नए नगर निगम बनते हैं, नई वार्ड बनते हैं, नया क्षेत्र जुड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका सीमांकन हो, उनका अंदर रिजर्वेशन का विषय हो, मतदाता सूची हो, इसके अलग समय लगता है। जब भी निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करेगा, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम धामी आज रोड शो के लिए अहमदाबाद में हैं और लगातार इन्वेस्टरों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। अभी तक 65,000 करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेम अग्रवाल के अनुसार हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा एमओयू को क्राउडिंग कर सकें, इसकी कोशिश की जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होनी है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में उनका जाना हुआ, देश के अच्छे जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, वहाँ जाने का अवसर भी अभी तक हुआ है। मेरे को भी अहमदाबाद जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो में रहेंगे, तो उम्मीद कर रहे हैं जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उसके नज़दीक हम पहुँच रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी देश भर में हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इस इन्वेस्टर समिट में आ भी रहे हैं और ज़्यादातर उसमें एमओयूज़ कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं ग्राउंडिंग भी करेंगे और उन सभी जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो इसमें होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा उत्तराखंड दौरे पर थे, जहां 4 धाम यात्रा करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने होने वाली लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनके द्वारा रणनीति तैयार की गई। दीपक शर्मा की माने तो मोदी सरकार ने जनता को साथ केवल जुमलेबाजी करने का काम किया है। वहीं प्रदेश में घटित विभिन्न मुद्दों की वजह से आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। आप लोग देखिए, पूरे देश से सब लोग महाराष्ट्र में रोजगार की तलाश में जाते हैं। कोई भी स्वास्थ्य के लिए अगर कैंसर होता है तो वो टाटा जाता है महाराष्ट्र, मुंबई। कोई रोजगार की बात है, कोई अच्छे एजुकेशन की बात है, तो उत्तराखंड तक के भी हमारे बहुत सारे साथी पुणे जाके पढ़ाई करते हैं। तो क्यों हमारे प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम क्यों मजबूत नहीं? क्यों हमें सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती? सरकारी नौकरियां निकलती है तो उसका पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है, उसकी बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो मुझे यही बात करना है कि आज प्रदेश के युवाओं के लिए इस सरकार ने क्या किया है। दूसरी बार धामी जी को मौका मिला है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे, ना विकास की बात कर रहे हैं, ना कहीं पे बात कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय लक्ष्य उत्तम और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। केंद्र की मदद से राज्य के आधारभूत ढांचे और जरूरी तमाम व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर सुधार हुए हैं। रोजगार के मुद्दे पर धामी सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लिए और नियुक्ति प्रक्रिया में वर्षों से जड़ जमाए माफियाओं को मीडिया के सहयोग से उखाड़ने का काम किया, जिसका परिणाम है कि हालिया वर्षों में 15,000 से अधिक सरकारी रोजगार निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से युवाओं को मिले। उत्तराखंड का दशक लाने के लिए बड़े पैमाने पर राज्य में पूंजीगत निवेश की जरूरत पर जोर देते हुए जोशी ने कहा कि विकसित राज्य के बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमारी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से
निवेश का लक्ष्य भी बढ़ा रखा है 2.5 लाख करोड़ रुपए। हम सबको ये जानकर खुशी होगी कि मुख्यमंत्री धामी की लीडरशिप में हो रहे अथक प्रयासों से अब तक हम लगभग 69,300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर चुके हैं। बेहद प्रसन्नता की बात है कि हम समिट के लिए तय लक्ष्य का 30% निवेश MOU लगभग 1.25 महीने पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। अभी देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक महानगरों मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में मुख्यमंत्री जी का निवेश को लेकर दौरा होना है। साथ ही सबसे अधिक निवेश तो समिट इवेंट के दौरान 8 से 9 दिसंबर को होने की उम्मीद है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये संसार है। संसार के अंदर हर तरह के मनुष्य होते हैं। भगवान राम भी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो भी यही हुए। और रावण जो 3 लोकों का विजेता था, त्रिलोकीनाथ बोलते थे, वो राक्षस भी यही हुआ। तो इसलिए उसके लिए सारे नियम, कायदे, कानून 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ उस दिन बने हैं। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, गलत काम करता है, देश के नागरिक की तरह उसको भी दंडित करने का प्राविधान हमारे संविधान में है। इसलिए अगर किसी ने गलत काम किया होगा तो वो दंडित होगा। अगर वो अफवाह होगी, गलत होगा, तो कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड भाजपा द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभाओं में सांसदों के प्रवास किए जाने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। दसौनी ने कहा कि आखिर उत्तराखंड भाजपा को उत्तराखंड की 23 विधानसभाओं में ही दिलचस्पी क्यों है। बाकी 47 विधानसभाओं में उत्तराखंड भाजपा ने ऐसे विकास के कौन से कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं जिनको लेकर भाजपा नेतृत्व और संगठन इतना आश्वस्त दिखाई पड़ रही है। दसौनी ने कहा कि क्या उत्तराखंड की भाजपा द्वारा जीती हुई 47 विधानसभा में भाजपा के जीते हुए विधायकों के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क इत्यादि के मसले सुलझा लिए गए हैं? क्या उन 47 विधानसभाओं में राम राज्य स्थापित हो गया है? क्या उन 47 विधानसभाओं में कोई अपराध नहीं हो रहे? क्या उन 47 विधानसभाओं में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था चाक चौबंद हो चुकी है? क्या उन 47 विधानसभा के युवाओं को रोजगार मिल चुका है? जो भाजपा संगठन एड़ी चोटी का जोर सिर्फ 23 विधानसभा में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सोनी ने कहा कि भाजपा बताए कि उत्तराखंड बीते 2 वर्षों में जिन चुनौतियों से जूझ रहा था उस वक्त उसके 5 सांसद कहां नदारद थे। दसौनी ने कहा चाहे वह जोशीमठ भू धसाव हो या अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाला हो या केदारनाथ से सोना चोरी हुआ हो, सभी बड़े प्रकरणों पर भाजपा के जीते हुए 5 सांसदों ने चुप्पी साधे रखी। और उत्तराखंड बीजेपी को ये क्यों लगता है कि अब उसके सांसद जहां भी जाएंगे उनको पलक पाने बिछाकर जनता उनका स्वागत करेगी या उनको स्वीकार करेगी, क्योंकि भाजपा अपने किसी भी दावे और वादे पर खरी नहीं उतरी है। भाजपा उत्तराखंड को सिर्फ 23 विधानसभाओं को प्रदेश मानती है। 47 सीटों में आप जीते जरूर हैं, लेकिन आपके विधायकों ने कोई ऐसे विकास के आयाम नहीं स्थापित किए हैं उन विधानसभाओं में कि जनता में आक्रोश और गुस्सा ना हो या वहां की जनता को आप इस तरह से अनाज छोड़ दें। और वैसे आपके सांसदों को जनता हाथों हाथ क्यों ले? पलक पावड़े बिछाकर आपको लग रहा है आपके सांसदों का स्वागत होगा, उनको स्वीकार किया जाएगा, जबकि वो सांसद तमाम चुनौती भरे पल जब उत्तराखंड के लिए आए, चाहे वो जोशीमठ भू धसाव हो, चाहे वो यहाँ भर्ती घोटाला हो रहा हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का यहाँ तूफान मचा हो, चाहे केदारनाथ से सोना गायब हो गया हो, उन तमाम समय पर आपके 5 जीते हुए सांसद मौन चुप्पी धारण करे रखे। ऐसे में यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के व्यापारी, मजदूर सब जानते हैं कि ये सांसद किसी काम के नहीं है और सिर्फ जीतने के बाद जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और वापस उत्तराखंड का रुख कभी नहीं करते, यहाँ की आवाज़ कभी बुलंद नहीं करते केंद्र सरकार के सामने या संसद भवन में। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने विदेश दौरे के दौरान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्थित थोक फल एवं सब्जी बाजार का भ्रमण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा फ्रैंकफर्ट मंडी के एमडी मूलर सेमोन और अन्य अधिकारियों को पहाड़ी टोपी पहनाई गई। मंत्री गणेश जोशी द्वारा मंडी की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। उन्होंने वेस्टेज को कैसे डिस्पोज किया जाता है उसकी प्रक्रिया और रिसाइकलिंग प्लांट का भी निरीक्षण किया।
इस दौरान मंत्री ने वहां के व्यापारियों के साथ भारत और जर्मनी के मध्य उत्पादों के आयात एवं निर्यात के संबंध में सार्थक चर्चा की। इसके अतिरिक्त कृषि विपणन मंडियों का आधुनिकीकरण, उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता युक्त उत्पाद कैसे प्रदान किया जाए और भविष्य की चुनौतियों के संबंध में अपने अनुभवों को साझा किया। फ्रैंकफर्ट में थोक फल एवं सब्जी बाजार भ्रमण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने फ्रैंकफर्ट के स्थानीय फल सब्जियों के व्यापारियों से अनेक उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करने का प्रयास किया तो पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया गया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष को उसका काम करने से सरकार रोक रही है, जिसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को देगी। भर में पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने वाहनों के स्क्रैप को लेकर पॉलिसी भी तैयार की है। इसके तहत सरकारी विभागों में लगी 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने का निर्णय लिया गया। इसे उत्तराखंड में लागू करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। राज्य के सभी विभागों में मौजूदा 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के स्क्रैप किए जाने पर भारत सरकार 50 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता देगी। भारत सरकार की स्क्रैप पॉलिसी की तरह राज्य सरकार ने भी निजी वाहनों के स्क्रैप पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इसके तहत निजी वाहनों के स्क्रैप पर नया वाहन खरीदने पर राज्य सरकार ने न सिर्फ टैक्स में छूट देगी बल्कि पुरानी बकाया धनराशि को भी माफ करेगी। धामी मंत्रिमंडल की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार जिन लोगों के निजी वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं, ऐसे में अगर वो अपने वाहन को स्क्रैप कराते हैं तो नया वाहन खरीदते हैं तो ऐसे निजी वाहन स्वामियों को नया वाहन खरीदने पर टैक्स में 25% की छूट यानी कि अधिकतम 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भारत सरकार ने स्क्रैप नीति लागू की हुई है, आपको पता है, जिसमें 15 साल से पुराने सभी व्हीकलों की जो सरकारी हैं खास करके उनकी तो रजिस्ट्रेशन भी ना करने का भारत सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया गया है। और इसमें इसको स्टेट ने भी आज माननीय कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, जिसमें कमर्शियल व्हीकल के ऊपर जो स्क्रैप करा के नया व्हीकल लेगा उसको जो टैक्स देगा, कमर्शियल व्हीकल को 15% की छूट मिलेगी और जो प्राइवेट व्हीकल है उसको 25% और अधिकतम सीमा 50,000 रुपए तक की ये छूट दी जाएगी। भारत सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च की है कि जो प्रदेश ये काम पूरा कर लेंगे उनको 50 करोड़ रुपया सेंट्रल असिस्टेंट के रूप में भी दिया जाएगा। तो जब ये शर्तें हम पूरी कर लेंगे तो भारत सरकार से ये 50 करोड़ रुपया लेने के लिए हम अधिकृत हो जाएंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की सख्ती के बावजूद भी कुछ अवैध निर्माण करने वाले बाज नहीं आ रहे। प्राधिकरण की टीम द्वारा सील किए गए अवैध निर्माण पर बिल्डिंग मालिकों ने रातों रात छत डाल दी। जैसे ही इसकी सूचना प्राधिकरण के अधिकारियों को मिली तो आनन फानन में HRDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वाले आकाश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए नगर कोतवाली में तहरीर भी दी। हरिद्वार की जोधा मल रोड पर गंगा किनारे नियमों को ताक पर रखकर ये निर्माण किया जा रहा था। जोधामल रोड पे जो आकाश शर्मा के द्वारा जो एक भवन का निर्माण किया जा रहा है उसको सील किया गया था कल, और आज ये सूचना है कि उसके द्वारा फिर उसको जो है सीलशुदा संपत्ति पे निर्माण लेंटर डाला गया है। तो हम लोगों की पूरी टीम गई, SDM भी गए, पुलिस प्रशासन सब लोग गए और HRD का पूरा स्टाफ था। आज पूरी जो है उनकी जो 3 मंजिलें हैं उसको हम लोगों ने सील कर दी गई है टोटल, क्योंकि गलत किया था उसने, तो इसलिए पूरी 3 मंजिलों को सील कर दिया गया है। उसमें भी आगे की कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे और साथ ही हमने जो उसने जो ऐसा एक्ट किया है उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट भी उनके विरुद्ध दर्ज की गई। खबर देहरादून से, जहां संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट तिराहा टोईवाला के पास एक संदिग्ध वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया। वाहन में बैठे 3 संदिग्धों की तलाशी लेने पर उनके पास से 28 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने पर नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त गणों के विरुद्ध दिल्ली के विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत होना प्रकाश में आया है, जिसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।
तो वहीं डालनवाला पुलिस द्वारा अंबेडकर धर्मशाला के पास से एक आरोपी को 52 पवे अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना डालनवाला पर आबकारी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं थाना रायपुर पर गठित टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर नेहरू ग्राम के कित्तूवाला तिराहा से चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को अवैध देसी जाफरान मसालेदार शराब के 52 पौवे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।